जी वेलकम टू द प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हर पल मोड़ ले रही है इस वक्त। और आज की जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। MQM कल रात तक तो कोई फैसला नहीं कर पाई, लेकिन रात की तारीकी में वो लोग जो जब कोर्टों में बुलाए जाते हैं तो कुछ व्हील चेयर का सहारा लेते हैं और कुछ कमर दर्द का सहारा लेते हैं। लेकिन इस अदम एतमाद को यकीनी तौर पर कामयाब बनाने के लिए वो हर तरफ भाग रहे हैं और व्हील चेयर नहीं नजर आ रही है और ना ही कमर में दर्द नजर आ रहा है। बहरहाल आज जो वजीर आजम को जो थ्रेट मिली थी, जिसका उन्होंने जिक्र अपने जलसे में किया और एक खत लहराया, उन्होंने आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों को बुलाकर उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके सामने रखी और बड़े-बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये जो ताकतवर ममालिक हैं जो हुकूमतें बदलते रहते हैं दूसरे मुल्कों में, गरीब ममालिक में कह लीजिएगा, क्या ये कभी इनको रोका जा सकता है? क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने मुल्क को सामने रखकर बनाना चाहिए। और एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए जब सहाफ़ी ने ये सवाल किया है पाकिस्तान इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो कहा कि अगर अमेरिका आपको ड्रोन यहाँ पर यानी कि इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए या जो अड्डे हैं वो अगर रिक्वेस्ट करें तो क्या आप देंगे? तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या ये एब्सोल्युटली नॉट जो है यही जो ये जी हुजूरी वाला टोला है, इसको अब सामने लाया जा रहा है और हुकूमत जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, बड़ी प्रोग्रेस हुई है कल रात से आज तक, क्योंकि MQM जो है वो कल तक तो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन रात की तारीकी में जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग व्हील का सहारा लेते हैं जब कोर्ट में बुलाए जाते हैं और कमर दर्द हो जाती है। लेकिन इस अदम एतमाद को यकीनी बनाने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं और उनको ये न तो हमें तो कोई व्हील चेयर नज़र नहीं आ रही और ना ही कमर में दर्द अब नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये जो खत था जो जलसे में लहराया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और आज कुछ उनके जो कारकुन हैं उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब को बड़ी यानी कि थ्रेट है, कत्ल करने की धमकियां जो हैं वो भी हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हमारे अदारे जिनको चाहिए था कि इस पे नोटिस लेना चाहिए था, और अगर वाकई ये थ्रेट है हमारे मुल्क को और हमारी मुल्क की जो हुकूमतें आती हैं उनको चेंज करने का, तो फिर हमारे जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वो जो आप चुक पड़ गई है जिसके, तो वो अपने शेक्सपियर की एक फेमस सेइंग है कि डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, कि शैतान अपने मकसद के हसूल के लिए तलावत कर सकता है बाइबल की भी, स्क्रिप्चर की भी। तो उस पे जो मेरा ख्याल है काफी बहस हो सकती है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे अदारे जो हैं, खास तौर पे हमारी ISI और आर्मी है, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही, या वो उनका इंटरेस्ट सामने नजर नहीं आ रहा। ऑब्वियसली वो काम कर रहे होंगे इस बैकग्राउंड के ऊपर। और एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है, उसके बाद से ही ये सारा काम शुरू हो रहा है। मेरी अस्कीरी राय के साथ बातचीत होती थी उस वक्त जब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि थ्रेट इज देयर। और जबकि ये जनरल बाजवा और उस वक्त के जो DG ISI थे, वो तो जब ये इफ्तिखार गए थे भाई, मतलब अगर मंजम। अगर अगर उनको ये पता था कि थ्रेट है तो उसको एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? उसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं गया? इतना देखे मैं इतना अभी, जी मैं आपकी बात समझता हूं। देखिए पहली बात तो है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए था, जो नहीं बुलाया गया। दूसरा फोरम था कैबिनेट को और पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाता, वो नहीं बुलाया गया। अभी भी आप मुझे ये बताएं कि जो ये इनको जो जर्नलिस्टों को बुलाकर दिखाया गया या समझाया गया, उससे बेहतर था कि आप पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाते। ठीक है, वो जर्नलिस्टों को बनाने का इतना वो जरूरी नहीं था। हाँ,
ये हो सकता है कि वो जर्नलिस्टों को कल को, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो उनके पास वो खत का वो जो था वो शायद वो 1923 सीक्रेट एक्ट लगता है, तो उस वजह से वो अगर उनको निकाला जाता है तो ये उनके लिए एक खत जो है वो एक सबूत के तौर पे उन्होंने वो कह सकते हैं कि हाँ मैंने जो है वो साफियों को भी दिखाया था, उनको बतौर एविडेंस जो विटनेसेस के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ना बुलाना ये बड़े एक तशवीशनाक बात है। अभी तक जो है मेरा कल आज या कल में होनी चाहिए। इत्तेखार भाई, आपने अभी कहा है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे तो ये होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर नहीं रह रहे? क्योंकि उन्होंने तो आज जो सहाफियों से मुलाकात की है उसमें भी बड़े वो मुतमईन नजर आए और उन्होंने कहा कि 80% जो है वो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी कामयाबी होगी। देखें, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी कहा था कि 100% क्या 100% प्लस था। अब 80% जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं हो गया हूं। मतलब हम एक एनालिस्ट के तौर पे जो हम सेफर साइड हम ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सारे सिनेरियोज को देख रहे हैं कि इनके पीछे जो है MI5 MI6 लगी हुई है। ये जो अब लेटर की बात कर रहे हैं, इसमें हमें जो आज पता चला है, जो हम सूंघ कर बता सकते हैं, जो साफियों के साथ भी चीजों को शेयर किया गया, उसमें यह बात थी कि ताकतवर कंट्री जिसका नाम कहा जा रहा है वो अमेरिका है। अब अमेरिका को यह शदीद तकलीफ है कि पाकिस्तान जो है वो अपना ट्रायंगल में जा रहा है, स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल में जा रहा है, वो है रशिया, चाइना और पाकिस्तान। अब इसके साथ एक फाइनेंशियल हब भी तब्दील होता जा रहा है। असल क्वेश्चन ये है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान आर्मी जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं अदारे, वो उनको देखना ये है कि क्या कोई भी कंट्री या कोई भी फैक्शन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी इवन डालकर पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट हैं, या पाकिस्तान की कैबिनेट या उसके पार्लियामेंट में से 50% को खरीद लेता है, पैसों के जरिए खरीद लेता है, या कोई उनको उनके जो बाहर एसेट्स पड़े हुए हैं उनको धमकी देकर ब्लैकमेल करके खरीद लेता है। तो इस तरह के पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है और इस्लामिक कंट्री की वह न्यूक्लियर कंट्री है, और उसके बाद वो एक अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने जा रही थी, तो इस तरह तो मुझे लगता है ये है कि फ्यूचर तो इसके आपको लड़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप उनकी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लें, थ्रू मनी कर लें, थ्रू ब्लैकमेलिंग कर लें, या किसी भी तरीके से कर लें, तो फिर हमारा जो नेशनल नैरेटिव है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो किधर जाएगा? तो क्या आप देखिए, इमरान खान ने ये भी बात की है, उनके लोगों ने भी बात की है कि इसराइल के साथ उनके रिलेशंस, हमें उनके साथ इंटरैक्शन नजर आया इसराइल के कॉन्टेक्ट्स के साथ मियां नवाज शरीफ का, और इसी तरह उनके इंडियंस के साथ भी, और एनडीएस जो अफगान इंटेलिजेंस थी, उनके एक्स एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही है। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के इसराइल के साथ अगर मीटिंग होगी तो नेशनल इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की थी ना, बात हो रही होगी ना। तो वो उस पे मुझे ये बताएं, तो हमारी जो सिक्योरिटी जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी के जो करता धरता हैं, जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, इफ्तिखार भाई आपने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, इसके जी बारे में आप कुछ बताएं कि लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं और ट्वीट्स भी कर रहे हैं आपकी तरह, और आप क्या समझते हैं कि इन ट्वीट्स का और ये जो सोशल मीडिया पे एक चल पड़ी, अभी मैं एक और मैसेज पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब ये MQM वाले जाने लगे तो लोगों ने वहाँ लोटा और बहुत कुछ नारे जो हैं वो लगा दिए, इनको लकब दे दिए। तो आप क्या समझते हैं, कुछ असर होगा सोशल मीडिया का? जी, सोशल मीडिया नहीं तो, लेकिन जो मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो ISI है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। वो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरी अच्छी तरह वो समझती है। ठीक है, वो साइलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहे, वो जरूर कर रहे होंगे। ये मैं पब्लिक ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। पब्लिक में ये एक नैरेटिव डेवलप होता जा रहा है, बल्कि ये एक वो हैशटैग भी चल रहा है ट्विटर के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर, कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर उनके देखें, मैटर इज नॉट दैट ऑफ इमरान खान, मैटर हमारी नेशनल सिक्योरिटी का है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इसराइल के कॉन्टेक्ट इसमें शामिल है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्टेक्ट इसमें शामिल है, जो जहां से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। अगर ये फंडिंग हो रही है तो इसकी तहकीक करना काम किसका है? ठीक है, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उसका काम है ये इसको करना,
और मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल सिक्योरिटी के अदारे खामोश बैठे होंगे, लेकिन हमारी जो पब्लिक है उसमें बहुत ज्यादा इस्तराब पाया जाता है और ये समझा जा रहा है कि शायद वो खामोश बैठे हुए, इसके नोटिस नहीं ले रहे। पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, किसी सूरत में भी न्यूट्रल रह नहीं सकती इस तरह की बात में। अगर इस तरह की बात, अगर आप बंदे खरीदे जा सकते हैं, अगर आपको बंदे जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के पैसे से खरीदे जा रहे हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए, तो वो हमारी एजेंसीज का काम बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये अदम एतमाद में किसी एक फैक्शन की सपोर्ट या उसके अगेंस्ट जाने की बात नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको ये समझ लग गई है तो हमारी पूरी नेशन को जो है वो उनके साथ वो खड़ी हुई है, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी का एक रूल भी है, उनका लॉ है FGCM का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। सिविल जो बंदे का भी आर्मी जो चीफ है वो कोर्ट मार्शल कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी या सलामती उमूर के में वो बात हो, ठीक है ना। जिस तरह आपको पता होगा ब्रिगेडियर रिजवान के साथ एक सिविलियन को भी सजाए मौत, डॉक्टर था, उसको भी सजाए मौत दी गई है। तो कहने का मकसद ये है, ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, ये अगर किसी फ्रेंडली कंट्री के जरिए भी आई है तो क्या वो हमारा फ्रेंडली कंट्री है? ठीक है, वो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हम वी नो बेटर। हमारा पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारे जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, वो उनको पूरी तरह इल्म है। अगर इस तरह के अगर तब्दील होने लग गई, हुकूमतें तब्दील होने लग गई, तो मैं ये समझता हूं कि जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं, जिस बंदे के पास आपके पावर ज्यादा है, वो कोई भी असैसिनेट करवा दे। करवाने के बाद वो एक, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, OIC की कॉन्फ्रेंस उसने कराई थी 24 फरवरी 1974 को, 22 फरवरी 1974 को लाहौर के अंदर। उसके बाद में जो हेनरी किसिंजर था, उसमें क्योंकि आया था जॉइंट डिक्लेरेशन आया था कि आप ऑयल जो है वो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता फॉर वेस्ट एंड अमेरिकन के लिए। तो ये इस पे जो हेनरी किसिंजर था, जो यहूदी अभी भी जिंदा है, नॉट आउट है 99 का, तो वो उसने ये कहा था कि मिस्टर भुट्टो, आई विल मेक यू एन एग्जांपल इन द हिस्ट्री। तो एंड ही मेड इट। आप देखें कि किस तरह एक धांधली की जो एक वेव चली थी, मूवमेंट, वो अचानक वो निजाम मुस्तफा तहरीक में बदल जाती है, ठीक है ना। और उसको सारी फंडिंग CIA और मुसैद ने की थी, और उसके बाद भुट्टो को फांसी दे दी जाती है। और भुट्टो को जब फांसी हो जाती है तो उसके बाद 79 में फांसी होती, 79 में ज़िया को पता चल गया था कि आप मुझे ये फारग कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि उसकी लक के USSR की फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया, और उसकी वजह से यहाँ पे एक डिक्टेटर की जरूरत थी अमेरिका को। तो वो उसके बाद वो अमेरिका ने उसको 11 साल या 10 साल रखा। जिस वक्त USSR को शिकस्त होगी, उसके बाद उसको जहाज में बिठाकर 17 अगस्त 1988 को सारे ज़िया समेत बाकी जो अख्तर अब्दुर्रहमान दूसरे जनरल्स को उन्होंने उड़ा दिया। तो हमें ये देखना ये है काजी साहब, बड़े ठंडे दिल के साथ, कि पाकिस्तान, इमरान खान की मैं बात ही नहीं कर रहा, हमने नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि अब जो पनामा केस था, अब मुझे नहीं समझ लगती उसमें MI और ISI के लोग भी थे। उनमें ये नहीं है कि इनके साथ ज्यादती की थी इन्होंने पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ। उसमें पनामा केस के अंदर इनके लोग भी थे, JIT के अंदर, ठीक है। उन्होंने भी अपने कमेंट दिया और फिर जजों ने यूनानिमसली नवाज शरीफ को नाअहल किया था। आप एक ऐसे शख्स को जिसका अभी वो डब्बा नंबर 10 नहीं खुला अभी तक, जिसके अंदर कहा जाता है कि ये आप नहीं खोल सकते, वो भी तो 1923 के सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता, ठीक है ना। उसके अंदर किस किस के साथ क्या क्या काम हुआ है। अब MI5 का अगर नवाज शरीफ यहाँ पे आता है, ठीक है, इसराइल के साथ अपना कोई इंटरेक्शन करने के बाद, आप अल्ताफ हुसैन को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, अल्ताफ हुसैन भी, वो भी कल को आएगा, वो भी MI5 का आदमी है, इधर बैठेगा आके। तो क्या अल्ताफ हुसैन जो है वो, क्या पाकिस्तान आर्मी उस ये लाइक करेगी कि एक बंदा जिसको बड़ी मुश्किल से बाहर हमने निकाला है, उस पर केसेस है, कत्ल का केस है, वो दोबारा इधर आ जाए? और अब ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो MKM आप जिसकी बात कर रहे हैं, रात को मिल रहे हैं, तो ये इनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो सिंपथाइजर है अल्ताफ हुसैन के, ठीक है ना। वो अभी भी वो अल्ताफ हुसैन का जो ग्लैमर उनको नजर आता है, क्योंकि उसके नोट ही नोट होते थे उस जमाने में, अब नोट बंद कर दिए गए हैं इनके। तो इस वजह से अगर अल्ताफ हुसैन भी इधर आ जाता है, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आज से 20-30 साल पहले जहां पे था, ठीक है ना, और उसके वहीं पे दोबारा आ जाएगा क्या? ये हमारे इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर वो आप अख्तर मैंगल को देख लें, आज उसकी स्टेटमेंट क्या थी, मिसिंग पर्सन ये वो फला, तो वो भी वो बात कर रहा था, आर्मी के खिलाफ ही बात कर रहा था ना। जब सिलेक्टर की बात होती है तो सिलेक्टर कौन है?
इमरान खान को जब सिलेक्टेड कहा जाता है तो सिलेक्टर कौन है? वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, और यही जनरल बाजवा है जिसके बारे में नवाज शरीफ ने चंद हफ्तों पहले कहा था कि जनरल बाजवा तुमने आइन तोड़ा है, तुमने मुझे जबरदस्ती निकाला है, तुमने कश्मीर को बेच दिया है। तो मुझे ये बताएं कि क्या अब दोबारा उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी का हैजर्ड है? ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना, आप अभी भी गूगल करके देख लें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि जनरल बाजवा के खिलाफ मरियम नवाज की ट्वीट्स आपको बेशुमार आपको ट्वीट्स नजर आएंगी, नवाज शरीफ का नैरेटिव जो है बेशुमार आपको नजर आएगा। तो उसमें फिर जो इंटेलिजेंसिया जो लोग सोचते हैं, इवन पाकिस्तान आर्मी के स्पाई से लेकर ऑनर, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो आर्मी का चीफ नहीं होता, वो सीयूएस का जो दफ्तर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दफ्तर, वो इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना। वो अगर आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात होती है तो वो जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं होती, वो आर्मी चीफ के खिलाफ होती है, वो बाजवा के खिलाफ नहीं बात, वो बाजवा तो एक नाम है। तो इसलिए वो जो इस तरह के जो मोराल जो है वो डाउन होता है हमारे जो स्पाई से लेकर ऑनवर्ड, कि यार लोग गालियां दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जो बातें, अब दूसरी ये देखें कि हमारा वजीर खारजा जो है वो उधर बैठा हुआ है अपना चाइना के अंदर, और इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग का हो रही है, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान के इश्यूज पर डिस्कस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि चाइना और रशिया के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्कस कर रही है, क्या वो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं जिसने कल को फारिग हो जाना है, ठीक है ना, जिसकी हुकूमत ने कल को फारिग हो जाना है? तो ये बात मुझे समझ नहीं लगती। क्या हमारी जो, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिया है अपना काजी साहब, ये इनिशिएटिव आर्मी का, सीपैक आर्मी का। आपने देखे जब वो ग्वादर में इफ्तिताह किया था तो जनरल रहील ने इफ्तिताह किया था, नवाज शरीफ ने इफ्तिताह नहीं किया था। तो इसी तरह जो बाकी तुम्हारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसमें सीपैक है, उसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट जो हुई है वो भी आर्मी की वजह से हुई है। तो अभी मैं ये समझता हूं कि हमारी जो इमरान खान की जो हुकूमत को गिराया जा रहा है, अगर वो गिराया जा रहा है फॉरेन फंड से, और इसराइल या अमेरिका या जो भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, हॉस्टाइल कंट्रीज है इस वक्त, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी कैसा? चलें इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को देना चाहिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी देना चाहिए। और अब देखें 3 तारीख को वोटिंग है, क्या होता है, क्या बनता है। हो सकता है एमक्यूएम वाले जो हैं वो वापस आ जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि हर लम्हे सूरत हाल जो है वो तब्दील होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी। ये तो थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। और यही था ये छोटा सा सेगमेंट जो है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह दूसरा सेगमेंट लेकर भी हाजिर हो जाएंगे थोड़ी देर तक, और उम्मीद है कि उसको भी आप ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे, और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो राय होती है, उनका जो तजिया होता है, उसको भी आप जहन में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आवाम भी आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो भी बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि इन्होंने वोट तो दिया किसी के नाम पर, और वो वोट लेकर, जो वोट आने वाले हैं लेकर उनके, वो किसी और की झोली में डाले जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।